Chapters 869 Freedom of the Featherman, 870 Freedom Gu, 871 Rock Dragon Eye, 872 Joining Langya's Defensive Battle Chapter Start, Chapter 869 Featherman की आज़ादी। पूरे इलाके में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। दुख, डर और सब कुछ खो देने के एहसास ने सभी फेदरमैन के दिलों को घेर लिया था। जो जोंग हाई फेदरमैन के बीच बचा हुआ अकेला गु इमॉर्टल था। अगर वो भी ना रहा और इंसानों का गुलाम बन गया तो ये बचे हुए फेदरमैन कैसे जिंदा रहेंगे? आज के पांचों रीजन्स, या ये कहीं की पूरी दुनिया, इंसानों की ही थी। वेरिएंट ह्यूमंस के जिंदा रहने की जगह बहुत कम थी और ये पहले से कम जगह लगातार और भी सिकुड़ती जा रही थी। हैरत से खुला जो जोंग का मुंह धीरे धीरे बैंड हुआ। उसने फैंग युआन की तरफ ऐसे देखा जैसे वो किसी राक्षस को देख रहा हो और पूछा, क्या तुम्हारा ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी वाला रूप नकली है? एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी ऐसी साजिश कैसे कर सकता है? फैंग युआन थोड़ा चौंका। उसने सोचा नहीं था कि जो जोंग अचानक से इतना शांत हो जाएगा। उस तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। उसके पास खड़े ताई बाई यून शेंग ने हमदर्दी से कहा, हार मान लो जो जोंग। भले ही तुम गुलाम बन जाओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। मैं आम दिनों में तुम्हारी आज़ादी पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त तुम्हारी मदद मांगूंगा। तुम्हारे पीछे इन फेदरमैन को आज से मेरी ब्लेस्ड लैंड में रहने दो। फिक्र मत करो, मैं अन पर सख्ती नहीं करूंगा या उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। उनके काम के लिए मैं उन्हें ठीक इनाम भी दूंगा। हाय! ताई बाई यून शेंग ने एक ठंडी सांस ली। उसका रहम दिल नेचर फिर से जाग गया था। लेकिन जो जोंग ने आहिस्ता से 3 बार अपना सर हिलाया। फैंग युआन के होठों के कोनों से मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके बाद उसने देखा कि गु इमॉर्टल जो जोंग अचानक फेदरमैन के बड़े ग्रुप की तरफ मुड़ा और गहराई से झुका। दोस्तों, जो जोंग की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें एक अटल इरादा साफ झलक रहा था। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन ये सबके कानों में गूंज रही थी। मैंने तुम सबको निराश किया। इस दुनिया में सिर्फ गु इमॉर्टल जो जोंग होगा, फेदरमैन जो जोंग होगा, लेकिन गुलाम जो जोंग बिल्कुल नहीं होगा। ये सच में शर्म की बात है कि मैं तुम सबकी हिफाजत नहीं कर सका। अलविदा। फिर उसने अचानक अपने पंख फैला दिए। फेदरमैन के पंख बाज के पंखों की तरह चौड़े या गिद्ध के पंखों की तरह मोटे नहीं थे, बल्कि पतले और नाजुक थे। जो जोंग, ये सब करने का क्या फायदा? जल्दी रुको। ताई बाई यून शेंग शॉक हो गया और उस रोकना चाहा। लेकिन वो एक ऐसे गु इमॉर्टल को कैसे रोक सकता था जो खुद अपनी मौत चाहता हो? जो जोंग ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान की तरफ उड़ गया। आसमान की तरफ उड़ते हुए वो चिल्लाया, मेन जो जोंग, एक फेदरमैन हूं, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। इस पल सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। उसने समझौता तोड़ दिया था। उसने जमीन पर कदम रखा था और फैंग युआन ने उसी सफलता से फंसा लिया था। वो एक गुलाम बन गया था। लेकिन जो जोंग राजी नहीं था और उसने अपनी मर्जी से समझौते को तोड़ दिया। अस पर लगा इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल किलर मूव फैट पड़ा, एक जबरदस्त बैकलैश जिसे वो से नहीं सकता था, जो जोंग के पूरे जिस्म पर हावी हो गया। जो जोंग जितना ऊंचा उड़ता, उतना ही धीमा होता जाता। उसके दोनों पंख भी हिलाना मुश्किल हो रहा था। अभी उसके आसमान में उड़ने का अंदाज एक ऐसे बूढ़े आदमी जैसा था जो मौत के करीब हो और अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा हो, लेकिन फिर भी एक ऊंची चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसका पूरा शरीर तेजी से क्रिस्टल में बदलने लगा और जल्द ही वो एक पारदर्शी कांच के क्रिस्टल का स्टैचू बन गया। उसके दोनों पंख क्रिस्टल के कांच जैसी चीजों में बदल गए। अब उनमें कोई हरकत नहीं थी, लेकिन उसकी रीढ़ अब भी नीले आसमान को घूर रही थीं। उसने फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग की तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। उसकी निगाहों में बेइंतहा हिम्मत और अटल इरादा था। फिर वो धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगा। गिरते वक्त उसका पूरा जिस्म टूटने लगा। पहले उसका सर, फिर सीना, उसके पंख, पेट, फिर उसके पैर। जमीन पर गिरने से पहले ही वो टूटे हुए कांच की एक चादर में बदल चुका था और क्रिस्टल के टुकड़ों में बिखर गया। ताइबाई की ब्लेस्ड लैंड में हवा नहीं थी। ये क्रिस्टल के कांच के टुकड़े फिर भी हवा में तैरते हुए लग रहे थे। जितना वो तैर रहे थे, उतना ही टूट रहे थे। वो तब तक टूटते रहे जब तक हवा में ही घुल नहीं गए। जो जोंग, ताई बाई यून शेंग हकलाते हुए बुड़बुड़े, वाह, ये बंदा। फैंग युआन का चेहरा काला पड़ गया था। उसने ताई बाई यून शेंग से जो जोंग को जिंदा करने के लिए नहीं कहा। जो मौत से भी ना डरे और गुलाम बनने को तैयार ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं थी। ऊपर से जो जोंग एक गु इमॉर्टल था, उस जिंदा करने के लिए जो इमॉर्टल एसेंस लगेगा वो कम नहीं होगा।
अगर उस जिंदा कर भी दिया तो उसके इमोर्टल गू तो जा चुके द, और ताई बाई यून शेंग उसका इमोर्टल एपर्चर भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इससे तो बेहतर था कि उस मरने दिया जाए। उसका इमोर्टल एपर्चर हेवन एंड अर्थ की को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ब्लेस्ड लैंड टूट जाएगी। टूटने के बाद जो जोंग के इमोर्टल एपर्चर के सारे डाउ मार्क्स ताई बाई की ब्लेस्ड लैंड में जुड़ जाएंगे। जो जोंग की मौत से सारे फेदरमैन खामोश हो गए। ये खामोशी बस कुछ देर ही रही, फिर नए फेदरमैन किंग यूफेई ने जोर से चिल्लाया, मेन यूफेई भी गुलाम बनने को तैयार नहीं हूं। दोस्तों, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये दोनों इंसान गु इमोर्टल्स शैतान हैं। उन्होंने पहले से ही हम सबको पकड़ने का प्लान बना रखा था। वो हमें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तुम सब एक नया फेदरमैन किंग चुन लो। मेन बुजुर्ग जो जोंग के पीछे जा रहा हूं, मैं पहले चलता हूं। ये कहकर उसने वहीं पर खुदकुशी कर ली। हमारे राजा फेदरमैन जोश में आ गए, इतने गुस्से में चिल्लाए कि उनकी आवाजें आसपास के इलाके को हिला रही थीं। सही कहा, इस दुनिया में कोई गुलाम फेदरमैन नहीं है, सिर्फ आजाद फेदरमैन हैं। भले ही मर जाऊं, मैं आजाद हूं। जब तक हमारे दिल आजादी के लिए धड़कते हैं, कोई गुलाम फेदरमैन नहीं होगा। हमारी लाशों को अपना गुलाम बना लो। फेदरमैन चिल्ला रहे थे, गुर्रा रहे थे, बुदबुदा रहे थे या ताने मार रहे थे। जो जोंग और यूफी के काम ने फेदरमैन को हिम्मत दी। अचानक से अन सबने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। लानत है, तुम उन्हें रोक नहीं रहे? मुटाती भर मॉर्टल्स HMPH। ताई बाई यून शेंग, जल्दी से मन एज बिफोर इस्तेमाल करो। हम इस दौलत को नहीं छोड़ सकते। हम उन्हें मरना भी चाहें तो मरने नहीं देंगे, फैंग युआन ने गुस्से से कहा। लेकिन ताई बाई यून शेंग ने कोई हरकत नहीं की। ताई बाई यून शेंग, तुम कर क्या रहे हो? फैंग युआन मुड़ा और तुरंत शॉक हो गया। ताई बाई यून शेंग का चेहरा कशमकश और हिचकिचाहट से भरा हुआ था। उसने फैंग युआन से मुश्किल से कहा, फैंग युआन, इस वक्त मेरे दिमाग में दो आवाजें चिल्ला रही हैं। एक आवाज मुझसे कह रही है कि लॉजिक से काम लूं और इन फेदरमैन को गुलाम बना लूं। लेकिन दूसरी आवाज जोर जोर से चिल्लाकर मुझे ये सब छोड़ने के लिए कह रही है। ये फेदरमैन सच्चे फेदरमैन हैं, उनकी बेइज्जती नहीं की जा सकती, उनके लिए हमदर्दी महसूस करना भी उनकी तौहीन है। ये कहते हुए ताई बाई यून शेंग की आंखों में आंसू चमक रहे थे। सत्यानाश! एक अजीब सी रोशनी बिना किसी को पता चले फैंग युआन की आंखों में चमकी। अगर इन फेदरमैन को गुलाम बनाया जाता तो वेस्टर्न डेजर्ट में फैंग युआन के प्लान्स में बहुत बड़ी मदद मिलती। लेकिन इस जरूरी मोड़ पर ताई बाई यून शेंग का दिल पिघल गया। फैंग युआन अपने मन में गुस्से से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बेवकूफ, इसके साथ कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती। ये मन ही मन कहते हुए उसने अचानक अपने राक्षसी हाथ से ताई बाई यून शेंग का कंधा पकड़ लिया। लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकले वो बहुत अलग थे। छोड़ो ओल्ड बाय, तुम सही हो। ये फेदरमैन लेस देन ग्रेटर दैन के सच्चे फेदरमैन हैं। तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें आजादी के लिए मरने दे सकते हो। फैंग युआन। ताई बाई यून शेंग का चेहरा तुरंत रिलैक्स हो गया जब उसने अपने सामने खड़े इमोर्टल ज़ॉम्बी को शुक्रिया भरी नजरों से देखा और थोड़ी शर्म से कहा, तुम्हारे लिए ये प्लान सोचना आसान नहीं था, लेकिन आखिर में मेरी वजह से। फैंग युआन ने यूज बीच में ही टोक दिया, कोई बात नहीं। हर किसी के अपने उसूल होते हैं। भले ही मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं। दिल तुम्हारा साथ दूंगा। फैंग युआन। ताई बाई यून शेंग की आवाज जज्बातों से भर गई और वो लगभग रो पड़ा। फैंग युआन ने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि वो दोनों फेदरमैन गु इमोर्टल्स मेरी साजिश में कैसे फंस गए? ही, क्या तुम्हें याद है कि मुझे डांग फैंग चैंग फैन से विजडम पाथ इनहेरिटेंस मिला था? तुम्हारा मतलब? ताई बाई यून शेंग ने हैरानी से देखा। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली। विजडम पाथ के तरीकों से बचना वाकई बहुत मुश्किल है। खुशकिस्मती से हमेशा से ही बहुत कम विजडम पाथ गु इमोर्टल्स हुए हैं। फ्लैट मेरे पास एक पूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस है। हमें ऐसे तरीकों से बचने के उपाय जरूर करने चाहिए। ओल्ड बाय, भले ही तुमने अर्थली कैलेमिटी पार कर ली है, ईस्टर्न सी जाने की जल्दी मत करो। मैं तुम पर कुछ विजडम पथ के तरीके इस्तेमाल करूंगा ताकि तुम दूसरे विजडम पाथ गु इमोर्टल से निपट सको। ताई बाई यून शेंग बहुत इमोशनल हो गया। फैंग युआन के आगे झुकते हुए बोला, तो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। हाँ, हम एक परिवार हैं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। फैंग युआन ने लापरवाही से कहा। उसकी नजर एक बार फिर जमीन पर पड़ी। बस कुछ ही पलों में जमीन पर मौजूद सारे फेदरमैन ने खुदकुशी कर ली थी। एक भी ऐसा नहीं था जो जिंदा रहना चाहता हो। फैंग युआन के चेहरे पर कुछ पाल के लिए एक अजीब सा भाव आया।
फेदरमैन का खुद से मौत को गले लगाना उसकी यादों के गहराइयों में बेस एक शख्स की याद दिला गया। असल में वो शख्स भी एक फेदरमैन था। जब फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी में एक मोर्टल गू मास्टर था, इस फेदरमैन ने, जो एक असैसिन था, फैंग युआन को कई बार मारने की कोशिश की थी। दोस्तों से भी ज्यादा आपको आपका दुश्मन समझता है। फैंग युआन को याद था कि एक मुश्किल लड़ाई के दौरान उसने उस शक्तिशाली असैसिन का राज जान लिया था जो बार बार उस मारने की कोशिश करता था। ये असैसिन एक इंसान नहीं बल्कि एक फेदरमैन था। तुम एक फेदरमैन हो? तुम्हारे पंख काट दिए गए हैं? कितने दुख की बात है। फैंग युआन ने शब्दों से वार किया। ही, ये पंख मैंने खुद काटे हैं। फेदरमैन असैसिन ने शैतानी हंसी हेस्ट हुए कहा, जानना चाहते हो क्यों? फैंग युआन का चेहरा थोड़ा बदला। क्यों? क्योंकि फेदरमैन गांव का मुखिया हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। कहता था कि मैं 100 साल में एक बार आने वाला फेदरमैन जीनियस हूं। फेदरमैन गांव का सहारा, एक फ्लाइंग क्वाजी ग्रैंड मास्टर और ना जाने क्या क्या। सच में बहुत परेशान करने वाला था। मुखिया हमेशा मुझे चेतावनी देता कि मैं एक फेदरमैन हूं और गांव का हिस्सा हूं। मैं गांव छोड़कर दुनिया देखना चाहता था, लेकिन ना सिर्फ मुखिया ने मुझे रोका, बल्कि गांव के सारे फेदरमैन ने मुझे रोक लिया। HMPH, मैं जानता था कि वो डरते थे कि मैं गांव का पता बता दूंगा और इंसानी गुलाम के शिकारियों को बुला लाऊंगा। तो एक दिन मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने पंख काट दिए। फिर उसी दिन मैंने गांव के सारे फेदरमैन को मार डाला। ये कहते हुए अस फेदरमैन असैसिन के चेहरे पर गर्व था। वो हल्के से मुस्कुराया। क्या? फैंग युआन शॉक हो गया। फेदरमैन असैसिन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। तुमने लेस देन ग्रेटर देन पढ़ी है ना? फेदरमैन आज़ादी में विश्वास रखते हैं। मेरा आज़ादी का जुनून बस आम फेदरमैन से दर्जनों गुना ज्यादा था। मेरी फेदरमैन पहचान मुझे बांध रही थी, तो मैंने अपने पंख काट दिए। जिस गांव में मैं बड़ा हुआ और गांव वाले मुझे रोक रहे थे, तो मैंने उन्हें मार डाला। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मेरी आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। फैंग युआन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वो पूरी तरह अलर्ट हो गया। इस वक्त उसने अभी तक डेमोनिक पथ पर कदम नहीं रखा था। वो तुरंत चिल्लाया, तुम पागल हो। हा। फेदरमैन असैसिन जोर से हंसा। तारीफ के लिए शुक्रिया। उसने आगे कहा, असल में तुम और मैं एक जैसे ही हैं। घंटा तेरे जैसा हूं मैं? फैंग युआन के नौजवान चेहरे पर गुस्सा था जब वो चिल्लाकर आगे लड़ने के लिए झपटा। चैप्टर 870 आज़ादी गू लेस देन ग्रेटर देन में लिखा है, रेंजू अपनी जिंदगी के रास्ते पर अकेला चला। हेरी मन के लीडर से अलग होने के बाद उसकी मुलाकात ग्रीन हेवन में फेदरमैन से हुई। इन फेदरमैन को देखकर रेंजू बहुत खुश हुआ, क्योंकि फेदरमैन की पीठ पर पंख द और फेदरमैन रेंजू की बातें समझ सकते थे। दोनों तरफ से बात हो सकती थी। रेंजू ने फेदरमैन से गुजारिश की, फेदरमैन प्लीज मेरी मदद करो। मेरी बेटी ऑर्डिनरी अबिस में फंसी है और बाहर नहीं आ सकती। प्लीज नीचे उतरकर मेरी बेटी को बचा लो ताकि हम बाप बेटी फिर से मिल सकें। फेदरमैन जोर से हंसे, इंसान, तुम हमें हुक्म कैसे दे सकते हो? हम फेदरमैन दुनिया के सबसे आज़ाद जीव हैं, कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता या बांध नहीं सकता। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात सुने और तुम्हारी इच्छा पूरी करें, ये नामुमकिन है। रेंजू उन्हें मानता रहा और उनसे मिन्नतें भी की, लेकिन फेदरमैन बस हवा में उड़ते रहे, आज़ादी का मजा लेते रहे। रेंजू का गला सूख चुका था, लेकिन फेदरमैन यूज बस एक जोकर समझ रहे थे। रेंजू का मजाक उड़ा रहे थे जैसे वो कोई तमाशा देख रहे हैं। ओह देखो, कितना बेचारा इंसान है। तो क्या हुआ अगर वो दुनिया का सबसे होशियार जीव है? उसके पास पंख नहीं है और वो सिर्फ जमीन पर चल सकता है। कितना बेचारा है। शुक्र है मैं इंसान नहीं, एक फेदरमैन हूं। देखो मैं कितनी तेजी से उड़ सकता हूं। रेंजू के अकेलेपन से भरे दिल में सेल्फ गू ये सब सुनकर और गुस्सा होने लगा। आखिर में वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और बाहर कूद पड़ा। तुम सब नीचे आओ। सेल्फ गू ने अपनी ताकत दिखाई, आसमान के सारे फेदरमैन को एक झटके में पकड़ लिया। रेंजू ये देखकर हैरान हुए बिना ना रह सका। सेल्फ गू, तुम इतने ताकतवर कब से हो गए? सेल्फ गू ने गर्व से कहा, यह तो होना ही था। मैंने स्ट्रेंथ गू का एक टुकड़ा खाया था। अब जब मेरे पास अपनी ताकत है तो मुझमें बेपनाह शक्ति है, और इस ताकत को इस्तेमाल करने की कोई कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती। इंसान, तुम्हें यह जानना चाहिए, सबसे भरोसेमंद तुम्हारी अपनी ताकत है, और ताकत के बिना आज़ादी सिर्फ एक धोखा है। फेदरमैन पकड़े गए थे और अब आसमान में उड़ नहीं सकते थे, जमीन पर दबे हुए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। वो गुस्से में रेंजू और सेल्फ गू को कोसने लगे। रेंजू ने एक ठंडी सांस ली। फेदरमैन,
मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। प्लीज मेरी गुस्ताखी माफ कर दो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को बचा लो। जब मैं उससे मिल जाऊंगा मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। नामुमकिन। हम फेदरमैन सबसे आजाद हैं। भले ही हमारे जिस्म आजादी खो दें, हमारे दिल फिर भी आजाद हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। जालिम इंसान, तुम किसी भी फेदरमैन पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। फेदरमैन बिना किसी समझौते के इरादे के चिल्लाते रहे। रेंजू ने उन्हें 3 दिन और 3 रात तक मनाया, लेकिन सब बेकार था। मजबूर होकर वो अन फेदरमैन को छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सेल्फ गू ने कड़वाहट से कहा, इंसान, तुमने उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? क्या तुम अपने चौथे बच्चे को बचाना नहीं चाहते? रेंजू ने लेकिन विश्वास से जवाब दिया, मैं समझ गया हूं कि इन फेदरमैन को मजबूर नहीं किया जा सकता। इन डिनो फेदरमैन के साथ रहकर मैंने देखा है कि ये फेदरमैन भले ही आजाद हों, लेकिन उनके पास हवा और बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, और ना ही उनके पास पेट भरने के लिए काफी खाना है। उनसे मदद लेने के लिए मुझे उन्हें अपनी मर्जी से काम करवाना होगा। इसके बाद रेंजू ने फेदरमैन के पास एक घर बनाया। हर दिन वो सेल्फ गू की मदद से ढेर सारे जंगली फल इकट्ठे करता और कई जानवरों का शिकार करता। फेदरमैन को जल्द हाई घर की सुरक्षा और गर्मी का एहसास हो गया। खासकर तूफान के दिनों में फेदरमैन सिर्फ पेड़ों के झुंड में छिप सकते थे, ठिठुरते और भूखे रहते, जबकि रेंजू अपने घर के अंदर रहता, आग की गर्मी और शानदार खाने का मजा लेता। एक ठंडी रात कुछ फेदरमैन चुपके से रेंजू के घर की छत के नीचे आ गए, हवा और बर्फ से बचने के लिए, और साथ ही दरवाजे की दरार से निकल रही गर्मी को भी लालच से महसूस करने लगे। रेंजू ने एटीट्यूड गू का नकाब पहना और दरवाजा खोला, बेहद गर्मजोशी से अन फेदरमैन को घर के अंदर बुलाया और अपने साथ गर्मी और खाने का लुत्फ उठाने को कहा। जब ये कई बार हुआ तो ज्यादा से ज्यादा फेदरमैन रेंजू के घर आने लगे। रेंजू बहुत मेहमान नवाज था और हर दिन फेदरमैन की खातिरदारी करता, यहां तक कि आग के पास की जगह भी फेदरमैन को दे देता। फेदरमैन कितना भी खाएं, वो उन्हें बिना किसी रोक टोक के खाने देता। फेदरमैन धीरे धीरे इस तरह जीने के आदी हो गए, जब तक एक दिन रेंजू ने देखा कि समय आ गया है और उसने एटीट्यूड गू उतार दिया, अपना असली ठंडा चेहरा दिखाया। उसने घर का दरवाजा बैंड कर दिया और सारा खाना भी स्टोर कर लिया। अब वो उन्हें मुफ्त में कुछ नहीं दे रहा था। फेदरमैन इससे बेखबर थे और घबरा गए। वो घर की सुरक्षा और गर्मी के आदी हो चुके द, वो भरपूर खाने के आदी द, अब वो शायद हाय उड़ते दी और शिकार तो और भी कम करते थे। उनका खाने का स्टॉक बहुत ही कम था। कई फेदरमैन तो इतने मोटे हो गए थे कि उड़ भी नहीं सकते थे। फेदरमैन के पास रेंजू के इस बर्ताव का कोई जवाब नहीं था। वो रेंजू को हरा नहीं सकते थे, जिसके पास सेल्फ गू था। जल्द ही सारे फेदरमैन ऐसी हालत में पहुंच गए जहां वो भूख या ठंड से मर जाते। कई दिनों बाद कई फेदरमैन मर गए। रेंजू इंतजार करता रहा, यहां तक कि वो बेहद बेचैन हो गया, क्योंकि फेदरमैन उसके साथ समझौता करने का कोई इशारा नहीं दे रहे थे। आखिर में जब ज्यादातर फेदरमैन मर गए, रेंजू ने मजबूरन वही पुरानी बात दोबारा छेड़ी, फेदरमैन, जब तक तुम अपने पंख हिलाकर ऑर्डिनरी अबिस में उड़कर मेरी बेटी को बचा लोगे, मैं तुम्हें काफी खाना और गर्म घर भी दूंगा। लेकिन बचे हुए फेदरमैन ने फिर भी अपना सर हिला दिया। आखिर में वो सब मर गए। इन फेदरमैन की लाशों से कई छोटे छोटे जीव उड़कर निकले। वो रोशनी के छोटे छोटे धब्बों जैसे दिखते थे, हर तरह के रंगों से चमक रहे थे। रेंजू ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। कोई फायदा नहीं। कॉग्निशन गू ने यूज उसी वक्त बताया, वाइल्ड फ्रीडम गू को पकड़ा नहीं जा सकता। ये फेदरमैन पैदा होने से ही आजादी के पीछे भागते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें आजादी सिर्फ मरने के बाद ही मिल सकी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड, डांगहो पैलेस। फैंग युआन ने धीरे धीरे अपना राक्षसी हाथ पीछे किया। फेदरमैन गू इमॉर्टल जेंगलिंग की आत्मा, लेकिन बेहद कमजोर हो चुकी थी और हवा में लड़खड़ा रही थी। गू इमॉर्टल जो जोंग ने समझौता तोड़ा था, इसलिए उसकी आत्मा पहले ही खत्म हो चुकी थी। जहां तक झेंगलिंग की बात है, जो पहले मारा था, क्योंकि यूएस पर फैंग युआन ने सिर्फ पॉइजन पथ और स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव से हमला किया था, सिर्फ उसका जिस्म तबाह हुआ था और उसकी आत्मा बच गई थी। फैंग युआन ने चुपके से उसकी आत्मा को वहीं अपने इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर कर लिया था। पुराने जमाने से सोल पाथ, विजडम पाथ और एनस्लेवमेंट पथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब से फैंग युआन ने डोंग फैंग चैंग फैन का विजडम पाथ इनहेरिटेंस हासिल किया था, उस दूसरे पाथ्स की भी कुछ समझ आ गई थी। इस तरह सोल पथ और एनस्लेवमेंट पथ में भी उसकी माहिरियत थोड़ी बढ़ गई थी। सबसे बड़ी बात,
फैंग युआन ने लाइट ऑफ विजडम का इस्तेमाल करके इमॉर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ को बार बार इंप्रूव किया था। ना सिर्फ उसने एक के बाद एक कुछ कोर इमॉर्टल गू जोड़े, बल्कि कई सोल पाथ मॉर्टल गू भी जोड़े। इस कॉम्बिनेशन ने ऐसा कर दिया था कि जब जायंट हैंड दुश्मन को मारता तो जख्मी आत्मा फैंग युआन द्वारा पकड़ ली जाती। अगर दूसरे ध्यान ना देते तो वो सोचते कि फैंग युआन ने आत्मा को भी तबाह कर दिया है, लेकिन असल में फैंग युआन ने चुपके से आत्मा को पकड़ लिया था। यहां तक कि ताई बाई यून शेंग को भी इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कोई इमॉर्टल लेवल इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव नहीं था। फैंग युआन ने यूज बताया भी नहीं। एक गू इमॉर्टल की आत्मा की कीमत एक गू इमॉर्टल की विल या मोर्टल आत्माओं से कहीं ज्यादा थी। फैंग युआन ने अभी अभी अपनी पहली सोल सर्च खत्म की थी। इस सोल सर्च से यूसिस फेदरमैन के ग्रुप के बारे में पता चला। यह वेस्टर्न डेजर्ट का एक फेदरमैन क्लैन है जो सदियों से ग्रीन हेवन के एक फ्रैगमेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। तभी इनके रिवाज इतने पुराने हैं, गुलाम बनने से बेहतर खुदकुशी करना चुनते हैं। शांति भरी जिंदगी, ढेर सारे रिसोर्सेस, एक जट क्लैन जिसका कोई ताकतवर बहरी दुश्मन नहीं, इसने उल्टा इन फेदरमैन के दिमाग को कमजोर कर दिया। व्हाइट सी शत्रुओं, ये कौन है? वो इतने सारे लोगों को सेक्रेड फेदर सिटी पर हमला करने के लिए इकट्ठा कर सका। और तो और, वो ऐसे बेहतरीन तरीके इस्तेमाल कर रहा था जो सोच से परे हैं। वो लोग एक इमॉर्टल गू हाउस को भी कंट्रोल कर सकते थे, जिसके कारण फेदरमैन को डेस्परेशन में भगना पड़ा। फैंग युआन ने अपने दिमाग में खोजा, लेकिन यूज व्हाइट सी शत्रुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आखिर में फैंग युआन बस ठंडी सांस ले सका। वेस्टर्न डेजर्ट भी छुपे रुस्तमों से भरी जगह है। कुल मिलाकर ताई बाई की ब्लेस्ड लैंड में इस मुसीबत से फायदे बहुत बड़े थे। ताई बाई यून शेंग को डू फेदरमैन गू इमॉर्टल्स के सारे डाउ मार्क स्माइल, एक रैंक 6 और एक रैंक 7, वो सबसे बड़ा विनर था। फैंग युआन की कमाई भी कम नहीं थी। इस फेदरमैन ग्रुप का ओरिजिन एक बड़ी बात थी, और सेक्रेड फेदर सिटी भी थी, जिनके तार लेट एंटिक्विटी इरा से जुड़ते द स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के दौर से। सेक्रेड फेदर सिटी के लीडर होने के नाते रैंक 7 गू इमॉर्टल झेंगलिंग के पास ढेर सारे राज, इमॉर्टल किलर मूव्स, इमॉर्टल गू रेसिपीज और भी बहुत कुछ था। हो सकता है उसके पास एक पूरा गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस भी हो। ग्रीन हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड इतने लंबे समय से बहरी दुनिया से अलग था। सेक्रेड फेदर सिटी को फेदरमैन के लिए एक जन्नत कहा जा सकता था। ये दुनिया में बचे हुए फेदरमैन की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, क्योंकि उनका बहरी दुनिया से बहुत कम लेना देना था, और ग्रीन हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड में रिसोर्सेज की भरमार थी। इन फेदरमैन गू इमॉर्टल्स के तरीके पुराने द जिनमें इन लेट एंटिक्विटी एरा की खास झलक थी। फैंग युआन को तो ये भी उम्मीद थी, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद यूज जेंगलिंग की आत्मा से एक स्ट्रेंथ पाथ इनहेरिटेंस मिल सकता है। अफसोस सिर्फ अनमॉर्टल फेदरमैन का था। फैंग युआन ने अनफेदरमैन को गुलाम बनाकर वेस्टर्न डेजर्ट के मार्केट में घुसने या एक कारवां शुरू करने की प्लानिंग की थी। वेस्टर्न डेजर्ट में फेदरमैन हाई क्वालिटी गुलाम माने जाते थे। सुपर फोर्सेस और बड़ी फोर्सेस, सबके पास फेदरमैन पर आधारित कैरावैन्स थे। फैंग युआन के लिए सिर्फ सियो क्लैन के साथ बिजनेस करना नामुमकिन था। शुरुआत में यूज सियो क्लैन पर निर्भर रहना पड़ता ताकि वो वेस्टर्न डेजर्ट के मार्केट में स्टेबली एंटर कर सके, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ सियो क्लैन से जुड़ने पर फैंग युआन को नुकसान होता। लेकिन ये मॉर्टल फेदरमैन अब मर चुके थे। उनके स्वभाव से उन्हें बहुत लाड प्यार से पाला गया था और उन्हें काबू में लाना एक मुश्किल काम होता। इससे बेहतर था कि सीधे फेदरमैन गुलाम खरीद लिए जाते। फैंग युआन गुजरी बातों पर अफसोस करने वालों में से नहीं था, और जल्दी उसने इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसके पास चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू आ चुका था और उसने यूज इमॉर्टल किलर मूव वेगली फेमिलियर फेस में फ्यूज कर दिया था। फैंग युआन का असल प्लान था कि वो एक दूसरा रूप धार कर नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस जाए और अपना पिछला अधूरा प्लान पूरा करे। लेकिन फेरी ली शन से कांटेक्ट करने के बाद फैंग युआन ने एनालाइज किया और नतीजा निकला कि हालत ठीक नहीं है। जब से फंग जियोगे ने शाह हुआंग की आइडेंटिटी की जांच की थी, नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस किसी भी अनजान इमॉर्टल ज़ॉम्बी को अलायंस में शामिल करने में बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहा था। ए फ्लैट फैंग युआन के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुसपैठ करना पहले जैसा आसान नहीं था, और फंग जियोगे, ओल्ड लॉर्ड कैन्यान और बाकी का ग्रुप छिप गया था, जिससे फैंग युआन को लगा कि कोई तूफान आने वाला है। फैंग युआन हिचकिचा रहा था, क्या उस अब भी इस हालत में नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुसने के प्लान पर अमल करना चाहिए? चैप्टर 871 रॉक ड्रैगन की ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड। आसमान बादलों से ढाका था, सफेद बर्फ धूल की तरह गिर रही थी। सारी चोटियां बर्फ में खड़ी थीं,
जबकि जंगल बर्फ की पाटन से ढके वो बादलों के एक बड़े समूह जैसे लग रहे थे। पहली चोटी से एक इंद्रधनुष निकला, वो एक टूटते तारे की तरह हवा में उड़ गया। स्नोई माउंटेन के चोटी के मालकों ने अपनी निगाहें उसकी तरफ घुमाई। ओल्ड एंसेस्टर ने फिर से कोई हुक्म भेजा है। पता नहीं इस बार इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करने का ऑर्डर किसको मिलेगा। उम्मीद है मैं ना हूं। इंद्रधनुष ने आसमान में एक खूबसूरत आग बनाया, वो सीधे तीसरी चोटी में घुस गया। बाकी चोटी के मालकों ने चुपके से राहत की सांस ली। तीसरी चोटी के अंदर फेरी लीशन ने एक चमकीले लेदर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो नीचे से सिल्वर थी, जिस पर रात के आसमान में चांद के साथ घास के मैदान की तस्वीरें बनी थीं। यह नॉर्दर्न प्लेन्स के स्टाइल के कपड़े थे। फेरी लीशन ने अपना कीमती मोतियों वाला हेडबैंड पहना हुआ था और एवी बैंड की हुई थी। उसका दिमाग अपने इमॉर्टल एपर्चर के अंदर देख रहा था। उसके इमॉर्टल एपर्चर में पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिल रहे थे। वहां बाहर जैसी गर्मी थी, स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के ठंडे नेचर के बिल्कुल उलट। हरे भरे जंगलों में पहाड़ और हरियाली पेंटिंग्स जैसे थे। वहां बड़ी संख्या में कीमती मटेरियल्स, कुछ डेसोलेट प्लांट्स और साथ हाई एंशिएंट डेसोलेट प्लांट्स थे। इमॉर्टल एपर्चर के बीच में कमर तक ऊंची घास की एक लाइन के साथ एक छोटा सा पहाड़ था। ये छोटा पहाड़ पहली नजर में एक छोटे टीले से भी कम ध्यान खींचने वाला था, लेकिन ये मिनिस्क्यूल माउंटेन था, इस दुनिया के कुछ गिने चुने सक्लूडेड डोमेन्स में से एक जो लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड किया गया था। इस मिनिस्क्यूल माउंटेन में बड़ी संख्या में मिनिमेन अंदर बाहर उड़ रहे थे। वो हरी भरी घास में उड़ रहे थे। उनके छोटे शरीरों के कारण घास की ये पत्तियां ऊंचे पेड़ों जैसी लग रही थीं। मिनिमेन घास में मधुमक्खियों के झुंड की तरह मेहनत से काम कर रहे थे। फेरी लीशन उन पर पूरा ध्यान दे रही थी। कुछ देर देखने के बाद वो संतुष्ट थी। जब यूज मिनिस्क्यूल माउंटेन मिला था तो मिनिमेन शुरुआत में उसके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे, वो उससे सावधान थे। लेकिन फेरी लीशन कोई नाकाबिल इंसान नहीं थी। उसने सामदान दंड भेद की नीति अपनाई। उसने एक मिनिमान कठपुतली को उनका लीडर बनने में मदद की और बिना रहम के सारे विरोधियों को मार डाला। मिनिमन फेदरमन जितने जिद्दी नहीं थे, लेकिन उनमें भी वफादार लोग थे। जब फेरी लीशन ने 40% मिनिमेन को मार डाला, तब जाकर उसने मिनिस्क्यूल माउंटेन के मिनिमान ट्राइब को अपने कब्जे में किया। उसके बाद फेरी लीशन ने मिनिस्क्यूल माउंटेन को अपने इमॉर्टल एपर्चर में मूव कर लिया। मिनिमेन की मदद से उसके इमॉर्टल एपर्चर में वुड पाथ के रिसोर्सेज तेजी से पैदा होने लगे। हेरी मेन पैदाइशी रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स के साथ आते हैं, उनके पास गू रिफाइनमेंट का टैलेंट होता है। फेदरमन पैदाइशी क्लाउड पाथ डाउ मार्क्स और पंखों के साथ आते हैं, वो आसमान में आज़ादी से उड़ सकते हैं। मिनिमेन पैदाइशी वुड पाथ डाउ मार्क्स के साथ आते हैं, जहां वो रहते हैं वहां वनस्पति तेजी से उगती है। उनके पास कई पीढ़ियों से चली आ रही इनहेरिटेंसेस भी थीं, वो फूल और पौधे उगने में सबसे माहिर रेस थे। मिनिमेन काफी कमाल के हैं। मेरी जड़ें यिन ग्रास एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल है। वो हमेशा से मुरझा रही थी, लेकिन इन मिनिमेन के यहाँ आधे साल रहने के बाद ये खेत एक छोटे घास के मैदान में बदल गया। सारी जड़ें यिन ग्रास में बहुत जान है। अफसोस, अब मिनिमेन की संख्या बहुत कम है। पहली लड़ाई में उनमें से आधे मर गए थे। अगर मेरे पास पहले जितने मिनिमेन होते तो मेरा प्रेशर अब आधा हो जाता। एक साथ डू लेटर गू? फेरी लीशन ने सोचा और डू इन्फॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स को महसूस किया। एक बहरी दुनिया से आया था, स्पेस से उड़ता हुआ, जबकि दूसरा उसके ब्लेस्ड लैंड से मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू का इस्तेमाल करके बाहर आया था। फेरी लीशन ने अपनी ईंट खोली। उसने पहले एक लेटर को पकड़ा, आसमान से आए इंद्रधनुष को अपने हाथों में थाम लिया। उसने यूएस पर एक नजर डाली और अपनी कॉन्शियसनेस को गू के अंदर डाला। जैसा उसने सोचा था, यह ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू का इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करने का ऑर्डर था। कंसीलिंग हेवन डस्ट, रॉक ड्रैगन आई, एलिफेंट टस्क फ्लेम। इस बार वो चाहते हैं कि मेन 3 इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करूं। फेरी लीशन ने गहरी चिंता से माथा सिकोड़ा। इन 3 इमॉर्टल मटेरियल्स में से रॉक ड्रैगन आई और एलिफेंट टस्क फ्लेम रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल्स द, जबकि कंसीलिंग हेवन डस्ट एक रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल था जो बहुत कीमती था। एलिफेंट टस्क फ्लेम एक आग का छोटा सा गोला था जो एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट हाथी के मरने के बाद उसके दांत में जलता था। यह आग का गोला मटर के दाने के बराबर था। एक बार जब यह दांत को जला लेता तो बहरी हवा के कांटेक्ट में आते ही बुझ जाता। एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट हाथी रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के बराबर का अस्तित्व था। हाथी के मरने के बाद उसके दांत से हर बार आग नहीं निकलती थी। इतनी सारी शर्तों को पूरा करने के बाद कोई भी समझ सकता था कि एलिफेंट टस्क फ्लेम कितना कीमती था। यहां तक कि 5 रीजन्स के मार्केट ट्रेजर येलो हेवन में भी
ये एक रेयर इमॉर्टल मटेरियल था और एलिफेंट टस्क फ्लेम के मुकाबले रॉक ड्रैगन आई और कंसीलिंग हेवन डस्ट हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। कंसीलिंग हेवन डस्ट सिर्फ इमेमोरियल 9 हेवंस के येलो हेवन में मिलता था, लेकिन क्योंकि येलो हेवन को रेंजू के बच्चों ने पहले ही तबाह कर दिया था, फेरी ली शन को पहले एक येलो हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड ढूंढना पड़ता। और इस फ्रैगमेंट वर्ल्ड को इतना बड़ा होना चाहिए था जिसमें काफी डाउन मार्क्स हों ताकि वो उसमें घुसकर एक्सप्लोर कर सके। येलो हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड में घुसने के बाद फेरी ली शन को कंसीलिंग हेवन डस्ट को कलेक्ट करने के लिए खास तरीके तैयार करने पड़ते। कलेक्ट करने के प्रोसेस में उस बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। फेरी ली शन इससे बेहतर ट्रेजर येलो हेवन में कंसीलिंग हेवन डस्ट खरीदने के लिए बड़ी कीमत चुकाना पसंद करती। जहां तक रॉक ड्रैगन आई की बात है, यह एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट रॉक ड्रैगन की ईद को कहते थे। यह रॉक ड्रैगन कोई आम खतरनाक जानवर नहीं था। रॉकमैन ट्राइब्स के कब्रिस्तानों में बहुत सारी दफन रॉकमैन लाशें होती थीं। समय के साथ जब वो इकट्ठा होती जाती, एक दिन वो बिजली को अपनी तरफ खींचती थीं। जैसे ही बिजली कब्रिस्तान पर गिरती, एक रॉक ड्रैगन पैदा होता। रॉकमैन की तरह ही रॉक ड्रैगन का शरीर भी पत्थरों से बना था। इमेमोरियल एंटिक्विटी एरा और रिमोट एंटिक्विटी एरा के दौरान वेरिएंट ह्यूमंस दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर राज करते थे। सिर्फ रॉकमैन ट्राइब्स की सुपर फोर्सेस या लंबे इतिहास वाली बड़ी रॉकमैन ट्राइब्स के पास हाई रॉक ड्रैगन्स होते थे। भले ही रेंजू, उसके 10 बच्चे और यहां तक कि प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी थे, दुनिया में इंसान बहुत कम थे। रॉक ड्रैगन रॉकमैन ट्राइब का रक्षक जानवर था। सारे रॉकमैन मानते थे कि रॉक ड्रैगन उनके पूर्वजों का पुनर्जन्म है। वेरिएंट ह्यूमंस की लड़ाइयों के दौरान रॉक ड्रैगन ने एक बार खूब नाम कमाया था। वो दुनिया के बेहतरीन युद्ध जानवरों में से थे। रॉक ड्रैगन्स को कोई दर्द महसूस नहीं होता था, उनका डिफेंस बहुत मजबूत था और वो बेहद निडर थे। अगर वो जख्मी भी हो जाते और कोई रॉक में खुद को कुर्बान करने और रॉक ड्रैगन के घाव वाले हिस्से पर जाने को तैयार होता, तो वो खुद को रॉक ड्रैगन का हिस्सा बना सकते थे, जिससे उसके घाव तुरंत भर जाते। ये एक अजीब युद्ध नीति थी। दूसरी रेसेस को इससे निपटने में बहुत सिर दर्द होता था। लेकिन अब वक्त बदल गया था। फेरी ली शन के लिए एक रॉक ड्रैगन ढूंढना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रॉकमैन ट्राइब्स ऐप बहुत रेयर, ज्यादातर रॉकमैन गू इमॉर्टल्स के गुलाम थे। अगर फेरी ली शन को एक रॉक ड्रैगन मिल भी जाता, तो अपनी बैटल स्ट्रेंथ से वो एक रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकती थी, जो रिमोट एंटिक्विटी इरा का एक टॉप टियर युद्ध जानवर था जिसका डिफेंस बेहद हाई था। इसलिए भले हाई रॉक ड्रैगन आई एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था, हासिल करना रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल कंसीलिंग हेवन डस्ट से भी ज्यादा मुश्किल था। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू हम पीक ओनर्स को और भी मुश्किल मिशंस दे रहे हैं। इन 3 इमॉर्टल मटेरियल्स में से सिर्फ एलिफेंट टस्क फ्लेम थोड़ा आसान है। कंसीलिंग हेवन डस्ट और रॉक ड्रैगन आई को हासिल करने में न सिर्फ ताकत का मसाला है, बल्कि ये किस्मत पर भी बहुत निर्भर करता है। हाय, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं इसे सीधे ट्रेजर येलो हेवन से खरीद सकती थी। फेरी ली शन ने गहरी सांस ली। उसका पहला इन्वेस्टमेंट मिनिमान और मिनिस्क्यूल माउंटेन में अब असर दिखाने लगा था। अब वो उसके फल काटने वाली थी। हेलुलन के आजाद होने के इरादे के साथ उसने किसी भी एक्स्ट्रा फंडिंग से इनकार कर दिया था। इसलिए इस दौरान फेरी ली शन तेजी से दौलत इकट्ठा कर रही थी। ये जमा पूंजी पहले से दोगुनी तेजी से हो रही थी। कंसीलिंग हेवन डस्ट और रॉक ड्रैगन आई को हासिल करने में बहुत समय और मेहनत लगती। फेरी ली शन समय और एनर्जी खर्च करने के बजाय अपनी दौलत खर्च करना बेहतर समझती। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू से लेटर मिलने के बाद फेरी ली शन ने दूसरा लेटर गू चेक किया। कुछ हाई लोग जो लेटर को सीधे उसके इमॉर्टल एपर्चर में भेजे सकते थे। फेरी ली शन ने चेक किया और देखा कि लेटर गू भेजने वाला फैंग युआन था। इस लेटर में फैंग युआन ने बहुत सारे फायदे का वादा किया था, जबकि उसने फेरी ली शन से नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी को मारने में मदद मांगी थी। फैंग युआन, फेरी ली शन बुदबुदाई, वो अपने बिस्तर से उठी और चक्कर लगाने लगी। उसने अपना सर झुकाया और गहरी सोच में डूबी हुई धीरे धीरे चलने लगी। जब वो खिड़की तक पहुंची और बाहर बर्फ के टुकड़ों को देखा, तो उसने शांत चोटियों को घूरते हुए हल्के से मुस्कुराया। यह फैंग युआन, पहले उसने शाह हुआंग का भेस बनाकर ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन किया। फ्लैट, वो चाहता है कि मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी को मारने में उसकी मदद करूं, जरूर इसका कोई मकसद है। मुझे बड़े फायदे का वादा कर रहा है, वो सच में अमीर है। आखिरकार उसने डोंगफैंग ट्राइब से बहुत सारे रिसोर्सेज हासिल किए और डांगफैंग चैंगफैन का विजडम पाथ इनहेरिटेंस भी मिला। इस दौरान
वो जरूर आसानी से और तेजी से तरक्की कर रहा होगा। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स की हालत में काफी उथल पुथल है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स की इन्वेस्टिगेशन टीम ऐप भी कहीं छिपी हुई है। इस हालत में फैंग युआन फिर भी हमला करना चाहता है। लगता है कि ज़ॉम्बी अलायंस का फायदा उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या वो किसी और इमॉर्टल ज़ॉम्बी के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करना चाहता है और जिंदा होने और ज़ॉम्बी स्टेटस से छुटकारा पाने के तरीकों पर ज़ॉम्बी अलायंस के रिसर्च रिजल्ट्स हासिल करना चाहता है? ये सोचते ही फेरी लीशन की एक सिकुड़ गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हेवनली कोर्ट व्हाइट जेड पलस बहुत रोशन था। 4 गू इमॉर्टल्स उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में खड़े, बीच में रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस हेवन ओवरसीइंग टावर को घेरे हुए थे। बूढ़े हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड पूरब में खड़े द उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ी हुई थी और उनकी बूढ़ी ईंट में एक तेज रोशनी चमक रही थी। फेट की रिकवरी अब शुरू होती है। उनके हाथ की छड़ी हवा में उठी जैसे वो किसी फौलाद के पत्थर से टकराए हो। उससे एक साफ आवाज आई। तुरंत रोशनी फूट पड़ी, अनागिनत गू वॉर्म्स उड़ने लगे और एक विशाल गू फॉर्मेशन बना दिया। रोशनी और इंद्रधनुष की लकीरें आपस में मिल गईं, एक बड़ा फॉर्मेशन अरे बन गया जो आसपास फैल गया। महिला गू इमॉर्टल बाई कैंग शुई, जो यहां पहली बार आई थी, हैरानी से चिल्लाई, यह रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस बनने से बस एक कदम दूर है। इमॉर्टल गू हाउसेस खुद एक गू कल्टिवेशन पाथ से जुड़े होते हैं, फॉर्मेशन पाथ का सबसे ऊंचा रूप। ही, यह रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन काफी कमाल का है। फेरी कैंग शुई, प्लीज नीचे देखिए। पश्चिम इलाके में सफेद कपड़ों में एक नौजवान की शक्ल वाले शख्स लियांजियो शेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे उसने हवा में कुछ पकड़ा और अपने सामने ढेर सारी रॉक ड्रैगन आइज फेंक दीं। रॉक ड्रैगन आइज रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन में घुस गईं। बस कुछ ही सांसों में वो पूरी तरह से टूटकर यूएस अद्भुत रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन में मिल गईं। इतनी सारी रॉक ड्रैगन आइज और इमॉर्टल मटेरियल्स को प्रोसेस करने की ऐसी स्पीड, बाई कैंग शुई के पास शब्द नहीं थे। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड डांगहा पैलेस HMPH। फैंग युआन ने अपने हाथ में इंफॉर्मेशन पाथ गू वर्म को कुचल दिया। यूज माना कर दिया गया था। ए फ्लैट भी मेरी तरक्की रोकना चाहती हैं, ये छोटी सोच वाली औरतें। फैंग युआन का चेहरा उदास था। ओ तभी उसके इमॉर्टल एपर्चर में एक इंफॉर्मेशन पाथ गू वर्म प्रकट हुआ। क्या फेरी लीशन ने अपना मन बदल लिया? फैंग युआन ने थोड़ा घूरा फिर यूज चेक किया। उसके बाद वो बहुत हैरान हुआ। ये तो लैंग या लैंड स्पिरिट की मदद की गुहार है। चैप्टर 872 लैंग या की रक्षा में शामिल। जब से फैंग युआन को चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू मिला और उसने यूज इमॉर्टल किलर मूव वेगली फेमिलियर फेस में मिलाया, वो अब कई तरह के रूप ले सकता था। इसलिए वो फिर से नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुलना मिलना चाहता था, लेकिन हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसकी शाहुवैंग आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई थी, नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ऐप बेहद सतर्क था और अब उसके लिए अपना पिछला तरीका दोहरा कर आसानी से ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना मुमकिन नहीं था। इसलिए फैंग युआन के दिमाग में ज़ॉम्बी अलायंस के दूसरे मेंबर्स को इस्तेमाल करने का ख्याल आया। जब तक वो चुपके से उनमें से किसी एक को मार दे और यूएस बदकिस्मत शख्स का रूप ले ले, वो नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुसपैठ कर सकता था। फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स में इमॉर्टल बना था, उसका जिस्म नॉर्दर्न प्लेन्स की ऑरा से भरा था। ज़ॉम्बी अलायंस का बड़ा दरवाजा फंग ज्यूगे को रोक सकता था, लेकिन उस नहीं रोक सकता था। लेकिन इस गुप्त हत्या में काफी मुश्किलें और खतरा था। सबसे पहले ज़ॉम्बी अलायंस के मेंबर को मारने का पूरा प्रोसेस गुप्त में होना चाहिए था, बिना कोई सुराग छोड़े। ये करना मुश्किल था। फैंग युआन के पास इस वक्त रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ थी, उसके लिए एक आम इमॉर्टल ज़ॉम्बी को हराना आसान था और उन्हें मारना भी मुमकिन था। लेकिन उन्हें चुपके से मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि लड़ाई के दौरान शोर शराबा बहुत ज्यादा होगा और यूज कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अगर इमॉर्टल ज़ॉम्बी भागने की कोशिश करता तो फैंग युआन को उसका पीछा करना पड़ता, लेकिन ट्रू सॉलिड बैटविंग्स बहुत भरोसेमंद नहीं थे। अगर इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने इंफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके मदद मांगी, तो लड़ाई के बीच में फैंग युआन के पास इन गू वॉर्म्स को खत्म करने के लिए काफी और सटीक साधन होने चाहिए थे। सारांश में, फैंग युआन के पास हमले में बेहतरीन ताकत थी, लेकिन बाकी पहलुओं में अभी भी बहुत कमी थी। सबसे जरूरी, उसके पास एक बैटलफील्ड किलर मूव नहीं था। बैटलफील्ड किलर मूव्स एक आज़ाद बैटलफील्ड एनवायरनमेंट बना सकते थे जो दुनिया से अलग थलग हो। एक बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर गू इमॉर्टल्स आमतौर पर मदद मांगने के लिए इंफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। जाहिर है, ये बिल्कुल सच नहीं था, इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। साथ ही
बेहतरीन बैटलफील्ड किलर मूव स्पेस को सीमित कर सकते थे, इस तरह दुश्मन को इधर उधर भागने से रोक सकते थे। इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव्स का एक और नाम था, उन्हें क्वाजी ब्लेस्ड लैंड्स कहते थे। एक बार इस्तेमाल होने पर वो अनागिनत दाव मार्क्स को अचानक से कॉपी कर सकते थे, एक टेम्पररी अनोखा बैटलफील्ड बनाते हुए। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स के पास असल में इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव्स नहीं होते थे, सिर्फ कुछ हाई गू इमॉर्टल्स के पास ये होते थे। फैंग युआन के पास इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव नहीं था, उसके लिए अकेले नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के मेंबर को चुपके से मारना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक कि अपनी पिछली जिंदगी में भी उसके पास नहीं था, क्योंकि जब उस अपना पहला इमॉर्टल गू मिला ही था तभी यूज घेर लिया गया और उस मजबूरन खुद को उड़ाना पड़ा। हे लुलन और ताई बाईयुन शेंग के पास भी नहीं था। वो हाल ही में गू इमॉर्टल्स बने द, भले ही उनके इमॉर्टल एपर्चर्स सुपीरियर ग्रेड के द, उन्हें अपनी नींव को मजबूत करने के लिए लंबा समय चाहिए था। लेकिन फेरी ली शन के पास था। पियर ऑर्चर्ड उसका बैटलफील्ड किलर मूव था। अगर वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी को पियर ऑर्चर्ड में फुसला कर ला सकते तो बहुत ज्यादा चांसेस द कि वो उस चुपके से मार सकते थे। जाहिर है अगर वो सफल हो भी जाते तो भी खतरे थे। फैंग युआन ओल्ड लॉर्ड केन यांग और बाकी के ग्रुप को भूला नहीं था, उनके बीच जरूर विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स होंगे और उनके द्वारा फैंग युआन के ज़ॉम्बी अलायंस में दोबारा घुसने का अंदाजा लगाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। एक बार सच सामने आ गया या उसका हल्का सा भी सुराग बाहर निकल गया तो फैंग युआन का नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुसना शेर की मांड में घुसने जैसा होगा। इसलिए फेरी ली शन की मदद बहुत जरूरी थी। लेकिन फेरी ली शन ने फैंग युआन की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और जैसे हाई फैंग युआन दूसरी स्ट्रैटेजीज के बारे में सोच रहा था, उसके इमॉर्टल एपर्चर में मदद की गुहार आई। जब से नॉर्दर्न प्लेन्स का ग्रैंड ऑक्शन इवेंट खत्म हुआ था, फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से ज्यादा कांटेक्ट करना बैन कर दिया था। इस बार लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ने खुद से फैंग युआन से कांटेक्ट किया था, वो भी मदद मांगने के लिए। यह फैंग युआन की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। फैंग युआन के दिमाग में लंग या ब्लेस्ड लैंड की नींव बेहद गहरी थी। अपनी पिछली जिंदगी में लंग या ब्लेस्ड लैंड, इस बिना मालिक की ब्लेस्ड लैंड ने हमला करने वाले गू इमॉर्टल्स की पूरी 7 लहरों का सामना किया था। और तो और 7वीं लहर में यहां तक कि फंग ज्यूगे भी लंग या ब्लेस्ड लैंड में मारा गया था। भले हाई लंग या ब्लेस्ड लैंड में ऊपर से सिर्फ 12 क्लाउड बिल्डिंग्स थीं, हर क्लाउड बिल्डिंग के नीचे एक डेसोलेट बीस्ट था, यानी 12 डेसोलेट बीस्ट्स। और जब तक कोई बेवकूफ ना हो वो समझ जाएगा कि ये 12 डेसोलेट बीस्ट सिर्फ सबसे बहरी सुरक्षा के उपाय द। ये नहीं भूलना चाहिए कि लंग या ब्लेस्ड लैंड का असली मालिक लॉन्ग हेयर एंसेस्टर था। यूज रिफाइनमेंट पाथ का नंबर 1 इमॉर्टल माना जाता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में 38 इमॉर्टल गू रिफाइन किए थे, जिनमें रैंक 7 और रैंक 8 की कमी नहीं थी। ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड किया गया नंबर था। अगर उसके अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखा जाता, अगर अफवाहों वगैरह को ध्यान में रखा जाता, तो ये संख्या 100 से ज्यादा थी। इसलिए फैंग युआन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि लंग या ब्लेस्ड लैंड की असली सुरक्षा लॉन्ग हेयर एंसेस्टर द्वारा छोड़े गए ढेर सारे इमॉर्टल गू थे। वो डेसोलेट बीस्ट्स नहीं थे। लंग या ब्लेस्ड लैंड बाकी ब्लेस्ड लैंड से बहुत अलग थी। बिना मालिक के भी लंग या लैंड स्पिरिट के पास इमॉर्टल एसेंस की अनंत सप्लाई थी जिसे वो इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लंग या ब्लेस्ड लैंड में हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस था जो इमॉर्टल एसेंस पैदा कर सकता था। और हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस के सपोर्ट के कारण लंग या लैंड स्पिरिट बेधड़क इमॉर्टल गू को एक्टिवेट कर सकता था, उनकी अनोखी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए। अब लंग या लैंड स्पिरिट खुद से मुझे मदद के लिए बुला रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में वो 7वीं लहर तक टिक सका था और ये तो सिर्फ 4थी लहर होनी चाहिए। क्या मेरी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स की स्थिति का ढांचा इतना बदल गया है? क्या इसकी वजह से लंग या ब्लेस्ड लैंड को एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमले का सामना करना पड़ रहा है? फैंग युआन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। लैंग या लैंड स्पिरिट का मदद मांगना, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि हमलावरों की ताकत जरूर फैंग युआन की अकेले की काबिलियत से ज्यादा थी। लेकिन अक्सर कीमती मौके खतरनाक हालातों में ही छुपे होते हैं। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास दौलत का गहरा खजाना था और वो इतना अमीर था कि फैंग युआन की पिछली जिंदगी में हेवनली कोर्ट का भी लालच बढ़ गया था, जिसने जबरदस्ती इस ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा कर लिया था। हेवनली कोर्ट को भले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फंग जियोगे के नुकसान को गिनकर भी उन्हें बहुत फायदा हुआ था। लैंग या लैंड स्पिरिट के साथ कोऑपरेट करने में बहुत फायदे थे। ये पिछले सौदे से साफ था। फैंग युआन ने ब्लफ और धोखे से लंग या लैंड स्पिरिट से कई फायदे उठाए थे।
गू इमॉर्टल बनने के बाद उसकी तेजी से तरक्की में लंग या लैंड स्पिरिट का बहुत बड़ा हाथ था, खासकर शुरुआती से मध्यम दौर में आगे बढ़ना, जो एक मुश्किल काम था। अफसोस की बात थी, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऑक्शन के बाद फैंग युआन के लालच और ज्यादती मांगों ने लैंड स्पिरिट को उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया, जिससे दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए और फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गए। फैंग युआन ने कई बार लैंड स्पिरिट के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन लैंड स्पिरिट ने यूं सख्त रवैये से जवाब दिया, फैंग युआन से एक जहरीले फूल टाइप का इमॉर्टल मटेरियल ढूंढने के लिए कहा। अगर मैं अभी लैंड स्पिरिट की मदद कर सकता हूं, तो हमारे तनाव भरे रिश्ते जरूर सुधर जाएंगे। और तो और, मेरे पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल है और मुझे हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड लौटने के लिए सिर्फ 3 सांस का समय चाहिए। भले ही दुश्मन बहुत ताकतवर हों, मैं 3 सांस का समय तो निकाल हाई लूंगा, है ना? फैंग युआन ने सोचा, भले हाईलंग या लैंड स्पिरिट ने मदद मांगी थी, हो सकता है हालत इतनी खराब ना हो। उस हमेशा से लगता था कि लंग या ब्लेस्ड लैंड की नींव बहुत मजबूत है। उसकी पिछली जिंदगी में वो 7 हमलों की लहरों को झेल गया था, यहां तक कि इस पीढ़ी का पावरहाउस फांगज्यूगे भी यहां कुर्बान हो गया था। ये तो सिर्फ चौथी लहर थी। गहराई से सोचने के बाद फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट की मदद करने का फैसला किया। वो यूफी की तरह जल्दबाज, जोशीला बच्चा नहीं था जो, जब उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचता, तो फायदे या नुकसान की परवाह किए बिना खड़ा हो जाता। वो फैंग युआन था, एक डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल। वो फायदे पर जोर देता था, ठंडे दिमाग से फायदे और नुकसान का हिसाब लगाता था, साथ ही फायदे लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एक दूसरे से दोस्ती करने का क्या मतलब था? जहां तक फैंग युआन का सवाल था, साथी सिर्फ फायदे हासिल करने के खास औजार थे। इत्तेफाक से ताई बाई यून शेंग भी लेटर के बारे में पूछने आ गया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यूज भी मदद के लिए एक लेटर भेजा था। असल में, जब से ताई बाई यून शेंग ने लैंड स्पिरिट के लिए लंग या ब्लेस्ड लैंड को रिस्टोर किया था, उसका रिश्ता लैंड स्पिरिट से फैंग युआन से कहीं बेहतर था। फैंग युआन ने ताई बाई यून शेंग को अपने फैसले के बारे में बताया, जिसे ताई बाई यून शेंग ने मंजूरी दे दी। फैंग युआन ने तुरंत एक स्टारगेट का इस्तेमाल करके लंग या ब्लेस्ड लैंड चला गया। भले ही ताई बाई यून शेंग ने अर्थली कैलमिटी पार कर ली थी, उस अभी भी अपना इमॉर्टल एपर्चर वापस लेने और इधर उधर जाने में कुछ समय लगता। तुम आ गए, फैंग युआन। लैंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन के सामने प्रकट हुआ। फैंग युआन ने देखा कि लंग या लैंड स्पिरिट थका हुआ नहीं लग रहा था और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, और उस अपने पिछले अनुमान पर और भी यकीन हो गया। वो हंसा, यह है तुम्हारा रवैया अपने जीवनदाता के प्रति? HMPH, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? बदमाश, बिना फायदे के तुम मेरी मदद करने का सोचते भी नहीं। अगर ये हालत इतनी जरूरी ना होती, तो मैं तुमसे मदद मांगता ही नहीं। लैंग या लैंड स्पिरिट ने रीढ़ घुमाई। भले ही उसने ये कहा, लंग या लैंड स्पिरिट का रवैया पहले से कहीं ज्यादा नरम था। दुश्मनों को भगाने के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ऑल आउट एफर्ट गू का रैंक 6 इमॉर्टल गू रेसिपी दूंगा, लैंग या लैंड स्पिरिट ने आगे कहा। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया, सर हिलाते हुए बोला, इनाम की बात बाद में करेंगे, पहले हमला करने वाले गू इमॉर्टल्स को भगा दे। फैंग युआन ने इनाम की बात नहीं की और हमला करने वाले दुश्मनों के बारे में चिंतित था, ब्लैकमेल करने का फायदा ना उठाते हुए। इससे लंग या लैंड स्पिरिट तुरंत बहुत खुश हुआ और यूज फैंग युआन के बारे में अपनी राय कहीं ज्यादा अच्छी लगने लगी। मेरे पीछे आओ। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन का हाथ पकड़ा, और तुरंत वो एक क्लाउड बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए। इससे यह साफ था कि लंग या ब्लेस्ड लैंड में स्पेस पथ के ढेर सारे डाउ मार्क्स थे। अगर ये स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड जैसा होता जहां स्पेस पाथ के ज्यादा डाउ मार्क्स नहीं थे, तो स्टारफॉर्म लैंड स्पिरिट सिर्फ तेजी से उड़ सकता था, टेलीपोर्ट करने की काबिलियत नहीं थी। फैंग युआन ने आसपास के माहौल को देखा, जो अब काफी बदल चुका था। पहले लंग या ब्लेस्ड लैंड में क्लाउड सॉइल का एक विशाल इलाका था जिसमें साफ आसमान था, 12 क्लाउड बिल्डिंग्स एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। लेकिन अभी फैंग युआन की नजर अनंत धुंध से भरी थी, जो इतनी घनी थी कि कोई अपने हाथ भी नहीं देख सकता था। ऊपर आसमान नहीं दिख रहा था, नीचे जमीन नहीं दिख रही थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने गंभीर आवाज में समझाया, ये वो गू फॉर्मेशन है जो ब्लेस्ड लैंड पर हमला होने के बाद एक्टिवेट हुआ, 12 वेव क्लाउड कन्फ्यूजन फॉर्मेशन। 12 क्लाउड बिल्डिंग्स सभी मोर्टल गू हाउसेज हैं और इस फॉर्मेशन के फॉर्मेशन कॉज का काम करती हैं। देखो, वो हैं हमलावर। लैंड स्पिरिट ने अपनी आस्तीन लहराई। फैंग युआन के सामने कई आईने प्रकट हुए। हर आईने में एक गू इमॉर्टल घने धुंध में धीरे धीरे चल रहा था या आगे बढ़ रहा था। ये तो वो हैं। इन गू इमॉर्टल्स को देखकर फैंग युआन की ईंट की पुतलियां सिकुड़ गईं।
कीन बाई शेंग, जियांग यू, हे चेंग, जू सोंगजी और ही लैंगजी। दो और भी थे। एक हरे चोगे में विंड पाथ गु इमॉर्टल था जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरा काले चोगे में गु इमॉर्टल था जो नकाब पहने हुए था और बहुत रहस्यमय था। तुम उन्हें पहचानते हो? लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन महसूस किया। फैंग युआन ने सर हिलाया, गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये लोग अद्भुत शक्ति वाले हैं, खासकर इनका लीडर कीन बाई शेंग। वो नॉर्दर्न प्लेन्स का एक मशहूर रैंक 7 एक्सपर्ट है। मुझे पता है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे 12 वेव क्लाउड कंफ्यूजन फॉर्मेशन का ज्यादातर हिस्सा टूटा ना होता। ए फ्लैट सिर्फ 5 बिल्डिंग्स बची हैं, 2 की रक्षा पहले से हाई इंकमन सिटी के डूगू इमॉर्टल्स कर रहे हैं। तुम इसकी रक्षा करोगे, जबकि मैं खुद एक और की रक्षा करूंगा। बची हुई एक ताई बाई यून शेंग के लिए छोड़ी है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने काम बांटा। फैंग युआन ने माथा सिकोड़ा। दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। क्लाउड बिल्डिंग्स सिर्फ मॉर्टल गू हाउसेज हैं। इन लोगों को रोकते हुए क्लाउड बिल्डिंग्स को बचाना काफी मुश्किल होगा। चैप्टर एंड।